रेडियो कुसूद के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आज हमारे साथ है कविता देवी, कविता दलाल, जो भारत की पहली WWE महिला रेसलर हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में, कैसे इन्होंने वेट लिफ्टिंग से अपनी जर्नी WWE की तरफ स्टार्ट की, क्या ऑब्स्टिकल्स रहे और आने वाले जनरेशन के लिए या बाकी बच्चों के लिए, एथलीट के लिए, नॉन एथलीट के लिए WWE तक का सफ़र क्या हो सकता है, क्या प्रोसेस हो सकती है, इस बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप शायद मैंने जहाँ तक जाना है कि आप वेट लिफ्टिंग से रही हैं, वहाँ वहाँ आपकी जर्नी कहाँ तक रही? वेट लिफ्टिंग में नेशनल चैम्पियन कई बार रहे हैं, नेशनल गेम्स चैम्पियन, और 2016 में साउथ एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और मतलब कब से आपने ये स्टार्ट किया वेट लिफ्टिंग? ये 2000 में मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद बरेली, लखनऊ से फिर हमने साई सेंटर में अपना मेडल्स आने शुरू हुए थे 2007 में। तो ये सफ़र जो रहा इतना आसान नहीं कह सकते, स्टार्टिंग कहाँ क्योंकि से हुई आपकी, मतलब कब आपने स्पोर्ट स्टार्ट किया? जैसे हमारा गांव में छोटे छोटे 15 जनवरी, 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे छोटे छोटे स्कूली इवेंट होते थे, तो उनमें मैं शुरुआत से एक्टिव थी, पार्टिसिपेट करती थी गांव में ही। तो वहीं से मुझे जो है खेलने का वो लगा था। मेरे गांव में से उस टाइम ना के बराबर लड़कियां जो है स्पोर्ट्स में थी। मेरे परिवार से भी कोई स्पोर्ट्स में नहीं था। मुझे बस वहाँ का माहौल देख के एक घुटन सी महसूस होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक जरिया हो, चाहे खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, बस इस माहौल से बाहर निकलना है और कुछ एक एग्जाम्पल सेट करना है, ताकि और भी लड़कियाँ जो कुछ करना चाहें उनके लिए भी एक रास्ता तैयार हो। तो वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। फिर वेट लिफ्टिंग के बारे में पता लगा। तो स्टार्टिंग आपकी वेट लिफ्टिंग से हुई या बाकी स्पोर्ट्स में भी आप इन्वॉल्व रहे? मतलब गांव में जैसे शॉट पुट है, और डिस्कस थ्रो है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, कबड्डी है, सारे इवेंट्स करती थी मैं उस टाइम पे। लेकिन प्रॉपरली जो एक गेम होता है वेट लिफ्टिंग, वो मैंने 2000 में स्टार्ट किया था। वो भी मतलब लगन की बात अगर मैं कहूँ कि इतनी लगन थी मुझे करने की, कि मेरे जो बड़े ब्रदर हैं संजय दलाल जी, उन्होंने मुझे कहा कि कविता वेट लिफ्टिंग करेगी, और मैंने कहा हाँ करूँगी। जबकि मुझे वेट लिफ्टिंग के बारे में ABC तक का मालूम नहीं था, कैसे होती है, क्या होती है। लेकिन मुझे लगा कि हाँ, एक मेरे लिए एक अच्छा मौका है और बस मुझे करना है। तो वहाँ से फिर स्टार्टिंग मेरी गांव हुई में थी। आपको वेट लिफ्टिंग की जो सुविधा वगैरह, वो कोई नहीं, कोच वगैरह? गांव में कोई सुविधा नहीं थी। फरीदाबाद में मैंने स्टार्ट की थी। फरीदाबाद में एक कोच थे दिल्ली के, तो वो ट्रेनिंग करवाते थे वहाँ। मेरे से पहले 2 लड़कियाँ रोहतक से ही थी, वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी। तो ब्रदर के लिंक थे उनके ब्रदर से, तो तब ये चीज़ें जाके पता लगी थी, वहाँ फिर मैंने अपनी स्टार्टिंग करी थी। और आपने जैसे वेट लिफ्टिंग में, मैंने जहाँ तक सुना है, कोई डोप टेस्ट वगैरह का भी आपके साथ कोई इशू हुआ था, जिस वजह से आपको ये गेम छोड़ना पड़ा, और अपना शायद उसी टाइम आपने WWE के बारे में सोचा, या फिर कोई और मसला रहा है इस बारे में? नहीं, मसला खास कोई नहीं रहा था। वेट लिफ्टिंग में काफ़ी हम नेशनल चैम्पियन रहे, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद चीज़ें जो हैं जो हमारी नॉलेज में भी नहीं है, और वो चीज़ें जो है हमारे सामने एक रिजल्ट के रूप में आ जाती हैं, तो हम भी हैरान थे उस चीज़ से। हमने फाइट भी की थी, लेकिन कुछ नए रूल रेगुलेशन लगा के हमें ऐसी चीज़ें मैनिपुलेट इस तरीके से कर दिया गया कि हम आगे लड़ नहीं पाए उस चीज़ के लिए। और एक दूसरी बात है, मैं जा मानती हूँ कि अगर हमारा कोई अच्छी गाइडेंस होती, या मेरा जो बैकग्राउंड था वो पहले से ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता, तो इन चीज़ों की नॉलेज होती कि हमें कैसे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि मैंने खुद से सीखा है बहुत कुछ, लड़ी हूँ, गिरी हूँ,
फिर सीखा है, उस समय जो है वो बीत गया, जिस समय सही रिजल्ट आना था वो मेरे से छूट गया, वो चीज़ें लड़ने में, समझने में। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की मुझे हमेशा कमी रही है। लेकिन जब वेट लिफ्टिंग में साउथ एशिया गोल्ड मेडलिस्ट भी हुई मैं 2016 में, उसके बाद WWE का सिलसिला जो शुरू हुआ, खली साहब जो हमारे ग्रेट खली उनसे साहब आप हैं, कैसे मिले, कहाँ मिले? फेसबुक के माध्यम से। मेरे हस्बैंड हैं गौरव कुमार, उनको जो है फेसबुक से चैटिंग हुई उनकी। और आपका WWE में इंटरेस्ट था मतलब उस टाइम तक? नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे हस्बैंड बल्कि थे, बहुत ज़्यादा देखते थे। मैंने एक बार टीवी में जब लड़कियों को इसमें WWE में देखा, तब एक थॉट जरूर आया था कि अरे लड़कियां भी खेलती हैं इसको, मुझे मौका मिला तो मैं भी मतलब पीछे नहीं हटूंगी, एक थॉट आया था। बाकी मैंने कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी कि एक मुझे भी करना CWE की है। एक वीडियो वायरल है आपकी, हाँ, कुर्ते में और उसमें, सलवार में, तो वो हाँ। आपकी फर्स्ट फाइट थी या फिर हाँ, उससे पहले कुछ? ना ना, वो फर्स्ट फाइट थी। वो खली साहब ने इनवाइट किया था हमें, और मैं फैमिली के साथ ही गई थी देखने के लिए। सैटरडे के शो होते हैं वहाँ पे। तो एक लड़की, आपने जैसे वीडियो में देखी हो, तो लड़के के साथ फाइट थी। लड़के को हरा कर वो ओपनली चैलेंज कर रही थी, कि हिंदुस्तान को ही चैलेंज कर रही थी कि हाँ, हिंदुस्तान में कोई लड़का हो, लड़की हो। तब आप अचानक से वहां तो से निकले थे उधर से? हाँ, तो मैंने अपना हैंड रेज किया था कि भाई मतलब मैं लड़ना चाहती हूँ। और मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस वो वेट लिफ्टिंग की ताकत थी, कुछ दूध घी खाया हुआ था, और क्या ना, वो खून में उबाल था, DNA ऐसा ही होता है हमारा। हाँ, हरियाणा वालों का तो तो कुछ ज्यादा हाँ, ही। तो वो चीज़ें जो है सारी इकट्ठी होके, और मैंने अपना हाथ उठा लिया भीड़ में से, और जैसा भी आया मैंने उसको मतलब पटका था। वो चीज़ आप लोगों ने देखी है, बहुत वायरल हुई है। तो वहाँ से फिर जो है खली साहब ने भी मेरे को बहुत प्रेज किया इसके लिए कि अरे, उस मोमेंट पे आपको क्या फील हुआ, क्योंकि वो एक अचानक से आपके लिए तो बहुत हाँ, बस अच्छा वो मेरे फील था। अंदर का मुझे नहीं पता क्या था, फ्रस्ट्रेशन था किसी चीज़ को लेके या क्या था, या फिर वो सबको इस तरीके से चैलेंज करी थी। क्योंकि हमें प्राउड है हमारे इंडियंस पे, हम इंडियंस हैं। हमारे जो जवान हैं वो मतलब मजबूत हैं, ऐसी बात हाँ, नहीं है कि मतलब वो इस तरीके से ओपनली चैलेंज करी थी। तो मुझे उस चीज़ का अचानक से ये लगा कि भाई पहले हमसे निमट लो, बाकी हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। हाँ, सही बात है। तो बस वहाँ से ये चीज़ें आई थी। खली साहब ने फिर मेरे को कहा कि भी आप कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू करो। और मैं फिर वहाँ पे कंटिन्यू हुई। फिर USA से WWE की टीम आई थी सिलेक्शन करने के लिए, ट्रायल लेने के लिए। तो उन्होंने भी मेरी फिजिक्स और स्टेमिना ये चीज़ें ऑब्जर्व की। उसके बाद उन्होंने मुझे दुबई में इनवाइट किया ऑफिशियली ट्राई आउट के लिए। तो वहाँ पे हम 13-14 कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे दुबई में इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ हम इंडिया से 8 बच्चे गए थे, 7 लड़के थे और मैं सिंगल थी। तो वहाँ से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ था। और USA में मे यंग क्लासिक थे, मेरा फर्स्ट चैम्पियनशिप थी, तो वो पार्टिसिपेट करके आई थी मैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने परफॉर्मेंस देखी, और फिर मेरे साथ जो है उन्होंने ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन एक किया होता था। है कि जैसे मान लो कुछ हटकर करते हैं, या फिर मैं जैसे महिला हो, आप भी लड़कियों की बात करूँ, महिला की बात करूँ, तो समाज में क्या चलता है, जो कर रही है ठीक है, 12th की शादी की, तो आपने वो गेम में आए, आपके सामने क्या चैलेंजेस रहे, फैमिली ने किस तरीके से सपोर्ट किया और सोसाइटी ने सपोर्ट किया नहीं किया, उसके बारे में जानना देखो, चाहेंगे? बहुत मुश्किल रहा है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी, वेट लिफ्टिंग से स्टार्टिंग की थी, उस वक्त जो मतलब आसपास का अपना माहौल होता है, समाज होता है, रिश्तेदार होते हैं, वो सारे राजी नहीं थे। और गेम भी मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। कितनी एज में? उस टाइम मैं BA सेकेंड ईयर में थी। वेट लिफ्टिंग से ये स्टार्ट किया? अगेन अगेन ये एक बहुत बड़ी लेक ऑफ नॉलेज है, या लेक ऑफ फैसिलिटीज़ कह सकते हैं हाँ, कि हमारे काफी यहाँ। अरसे बाद वो स्टार्ट, जहाँ तक आज के हाँ, एथलीट पहुंच चुके हैं। जो मेडल्स ले रहे हैं इस उम्र हाँ, में, वहाँ हम स्टार्टिंग करने की सोच रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मुझे। तो
माहौल इतना पॉजिटिव नहीं रहा है, स्ट्रगल किया है हर कदम पर, लेकिन परिवार का सपोर्ट हमेशा रहा, भाइयों का रहा, पेरेंट्स का रहा। भाइयों ने मुझे एक ही बात बोली थी कि कविता कान में उंगली डाल और जो आपका लक्ष्य है वो उस पे फोकस कर, बाकी समाज में कौन क्या बोल रहा है क्या हो रहा है उस चीज़ को हम देख लेंगे, आप सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करो। तो इतना सपोर्ट अगर लड़की को मिल जाता है तो हाँ, फिर वो फ्री। लेकिन ये है कि बाकी फैमिली, हर लड़की की फैमिली ऐसी नहीं होती जो सपोर्ट करे। नहीं और होते। आपको फिर आगे की फैमिली के, जहाँ तक हम गौरव जी को जानते हैं, बिल्कुल उनकी फैमिली से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिला बिल्कुल है। बिल्कुल। उनसे आप कब मिले, गेम स्टार्ट होने के बाद या गेम स्टार्ट होने से पहले? गौरव जी से हम कंटिन्यू ही थे गेम में, लखनऊ में थे हम, और वो भी वॉलीबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं गौरव जी। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी और उनकी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव रही है आफ्टर मैरिज। हाँ, वो देख रही है कि आपकी मैरिज के बाद भी कंटिन्यू, आपने शायद WWE मैरिज के हाँ, बाद स्टार्ट मैरिज के किया है। बाद स्टार्ट हुआ है। तो जब मतलब लड़की को फैमिली का सपोर्ट मिल जाए और शादी के बाद उसके हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाए, दोनों सपोर्ट आपके लिए अच्छे रहे। बिल्कुल अच्छे रहे। और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, मैं मानती हूँ कि अकेली मेरी मेहनत भी शायद इतना रंग नहीं लाती, इतना काम नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जो फैमिली का सपोर्ट रहा, तो जो एक लड़की की जिम्मेदारी होती है शादी से पहले भी और शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो उनसे जो मुझे ये लगा कि हाँ मेरा परिवार बाकी चीज़ें देख लेगा, तब मैं अपना फोकस रख पाई हूँ। तो उन दोनों फैमिलियों का बराबर सपोर्ट रहा। लेकिन अपने आजकल गांव देहात की बात करें तो ये चलता है कि मान लो किसी लड़की ने कुछ गलत स्टेप ले लिया, उसके चक्कर में क्या होता है कि गांव वाले बाकी लड़कियों को एक प्रेशर में लाते हैं कि भाई चलो बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़े, शादी वादी की और अपना घर बसाओ। तो उस बारे में आप क्या क्या कहना देखो चाहेंगे? ये डर एक सच्चा डर है जो हर पेरेंट्स पेरेंट्स को के मन होता में है। होगा, हर हाँ। भाई के मन में होगा। लेकिन मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, जिस भी लड़की को मौका मिलता है आगे बढ़ने का, वो अपनी एक जिम्मेदारी समझ के चले कि मेरे पीछे जितनी भी लड़कियां हैं वो उनसे कुछ ना कुछ सीखें। उनके लिए एक अच्छा रास्ता उसको बनाना है, उसकी जिम्मेदारी है जिस लड़की को मौका मिला है, ताकि और भी पेरेंट्स हैं वो भी एक विश्वास जता सके कि हाँ हम भी अपने बच्चे को भेज सकते हैं, हमारा बच्चा भी कामयाब हो सकता है। बाई चांस अगर लड़कियां कुछ भी सामाजिक रूप से कुछ गलतियां कर देती हैं, तो वाकई में हमारा समाज अभी भी उन धारणाओं में है कि बाकी जो लड़कियां चाहती हैं, उनके सपने हैं, वो वहीं रोंद लेकिन दिए जाते हाँ, हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं पूरे समाज से ही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर भरोसा होना चाहिए आपको। कौन क्या कर रहा है, ये समाज है, दुनिया बहुत बड़ा दायरा है, आप अपने बच्चे पे कितना विश्वास रखते हैं, उस विश्वास को लेके आगे बढ़ाओ अपने बच्चों को। और कम से कम ये तो हो ना कि अपने बच्चे को इतनी तो आज़ादी दें कि वो अपने हिस्से का मतलब अपना कुछ कर सके। बिल्कुल। बाद में विश्वास तो वो अपने आप वो कर लेंगे हासिल, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो उनको वो इतना तो दें, है ना? देखो आजकल लड़कियां जो हैं, पहले का टाइम कुछ और हाँ, था। पहले जब मैंने भी स्टार्ट किया था गेम, उस वक्त मुझे जितनी दिक्कत हुई थी, और फिर मैं जब मेडल लेना शुरू किया, गांव में आती थी, मेरा स्वागत होता था, तो मुझे देख के बाकी लड़कियों के मन में आता था कि हमें भी इतना सम्मान मिलेगा, हमें भी इतनी इज्जत मिलेगी, तो हमें भी कुछ करना है। तो माहौल बदला धीरे धीरे। लेकिन एक बात और मैं पूछना चाहूँगी, जैसे एक होता है कि हम स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब मेडल हासिल कर लिया तो सोसाइटी ज़्यादा सपोर्ट करती है। बिल्कुल अगर पहले करे उस टाइम जहाँ पे एक जो स्टार्टर एथलीट है वो बिल्कुल एक स्ट्रगल फेस कर रहा है, तो बिल्कुल उसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ये तो वो विचारधारा कैसे जो स्टार्ट है, करे, ये मतलब ये कैसे? विचारधारा बदलने की ज़रूरत है। एक बच्चा मान लो बहुत गरीब घर से है, फाइनेंशियली वीक है और चाहता है कुछ करना और गेम में भी अच्छा है, लेकिन ये बात अक्सर हम देखते हैं कि सिर्फ कि मेडल जब के बाद सपोर्ट हाँ करती है दुनिया। हाँ जब वो ओलंपिक में या एशिया में मेडल लेके आ जाता है, जब गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट में आ जाती है, पैसा देती है, फिर समाज भी सपोर्ट में आ जाता है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत उस बच्चे को मेहनत के दौरान होती है। हाँ, क्योंकि उसको डाइट की है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हाँ, हो गए। तो का इंतजाम
गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, हमारी सोसाइटीज़ को भी करना चाहिए। तो इस चीज़ की कमी है, इस पे अभी नर्सरीज वगैरह खोली जा रही हैं, ये भी मैं एक अच्छी पहल मानूंगी कि ग्राउंड लेवल पर जो काम हमें बच्चों को लेकिन नर्सरी की भी पहुंच है ना, हर बच्चे तक तो नहीं हो रही। नहीं पहुंच रही है, कहीं धांधलेबाजी भी है, हाँ, बहुत ज्यादा घोटालेबाजी भी है। हाँ। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से तह तक जानते हैं कि कहाँ पे कितना लोग कर सकते हैं, लेकिन ये आजकल लोगों में ईमानदारी भी मेरे ख्याल से नहीं बची है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों के साथ खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ या तो किसी फिर को भी नहीं करना चाहिए। या तो फिर गांव वाले ऐसा करें कि अपने अपने गांव से जिम्मेदारी लें, है ना, क्योंकि एक साथ बड़े लेवल पे कोई जिम्मेदारी लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल अपने बिल्कुल अपने गांव के जो स्टार्टर बच्चे हैं, स्टार्टर एथलीट हैं, जो खेलना चाह रहे हैं, बिल्कुल। उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं। तो देखो अच्छे अच्छे सेंटर हैं, जैसे साई है, एक्सीलेंसी है। बच्चों को ग्राउंड पे तैयार होके आप उनमें एडमिशन लें तो वहाँ पे अच्छी बच्चों की तैयारियाँ होती हैं, नेशनल कैंप्स हैं, अच्छी 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 एक तैयारियाँ होती एक हैं वहाँ बात, पे। जैसे कि पता नहीं ये फैक्ट है या मिथ है, कि हम बात करते हैं जैसे कि मान लो लंबी हाइट है तो उसको बास्केटबॉल में जाना चाहिए, वॉली में जाना चाहिए, थोड़ी सी बॉडी स्ट्रोंग है तो रेसलिंग में भेज दिया। तो इसके पीछे आप क्या कहना इसके चाहेंगे? पीछे ये सही है कि हर गेम की टैक्टिस टेक्निक सब चीज़ें अलग होती हैं। आपकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड करती है कि अगर मेरी हाइट है तो मैं जल्दी उस चीज़ को सक्सीड कर पाऊँगी। वॉलीबॉल में उसमें हाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वेट लिफ्टिंग है, उसमें आप का जो है एक स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो लोअर, जो जो आपकी बैक पोर्शन है वो लंबा होना चाहिए, और जो थाई पोर्शन है वो छोटा होना चाहिए। जैसे चाइनीज लोग हैं, वेट लिफ्टिंग में बहुत अच्छे मेडल लेके आते हैं, तो आप उनकी वेट बॉडी। लिफ्टिंग करी तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई इस हाँ, चीज़ मुझे की? बिल्कुल दिक्कत हुई। ये भी एक मैं बोलूँगी गाइडेंस की कमी रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे इंडिया में इस तरीके की अवेयरनेस नहीं है मेन अवेयरनेस बात। आ हाँ जाए, स्पोर्ट्स सेंटर खुल जाएं। बाहर की अगर आप बात करेंगे ना, तो एक एक मसल्स को रीड किया जाता है हाँ, वहाँ पे कि एथलीट को कितना कार्ब चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, ये बच्चा जो है कौन से गेम में ज़्यादा चलेगा। हर चीज़ साइंटिफिकली वहाँ पे देखी जाती है, उसको उसी अनुसार अपने डाला जाता है। अप हमारे यहाँ बहुत चीज़ों की कमी है, वहाँ 8 साल के बच्चों को तैयारियाँ शुरू कर दी जाती हैं। हाँ, लेकिन अपने यहाँ पे जो बच्चा ठीक है उसने बोल दिया मैं इसमें जाऊंगा, वो चला गया। कोई मतलब प्रॉपर असेसमेंट के साथ हम ये नहीं देखते बिल्कुल कि बिल्कुल इसकी एबिलिटीज कौन से गेम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल। तो उसके लिए मान लो अगर जनरल हम बात करें तो किस एज के लिए हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब बच्चे को अगर हम नॉर्मली देखें कि कौन सा देखो बच्चा अगर किस एज में जाना चाहे। नहीं, एज तो जैसे बच्चा है अभी, हम उस पे एक चीज़ अभी थोप नहीं सकते, हम उसको देखते हैं। अभी मल्टी गेम्स वो कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, बाकी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो कोच होता है ना, ये कोच का काम होता है कि बच्चे को वो पहचान लेता है कि ये कौन से गेम में फिट हो सकता है बच्चा। उसकी एबिलिटी को कोच पहचान सकता है। इसलिए कोच को एक अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से कोच नहीं बन जाता, है बिल्कुल ना। सही बात है। कोच को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो टैलेंट को निकालता है पकड़ हाँ, के, और लेकिन वो फिर उस बच्चे को तैयार कर सकता है। और एक बात जैसे कि ये होता है कि एक बच्चे के ऊपर भी एक मेडल का प्रेशर होता है। उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम जो है प्रेशर के कारण डाउन भी जाती है। बिल्कुल तो क्या वो प्रेशर सही है? आपके ऊपर कभी ऐसा हुआ है आपकी जर्नी में बिल्कुल। कि मेडल के प्रेशर के कारण आपकी परफॉर्मेंस जो एक्चुअल थी आपकी वो नहीं निकल पाई? हाँ बिल्कुल, कई बार हम इस चीज़ का नुकसान झेलते काफ़ी हैं। सोसाइटी का क्या कहेंगे, हार गए तो क्या होगा, हाँ घर वाले क्या कहेंगे, ऊपर से कोच क्या कहेंगे जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना सारा प्रेशर होता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि मैंने जो चीज़ें मैं कंपेयर कर रही हूँ, इंडियंस कोचेज होते हैं, और एक मैंने क्योंकि हाँ, यूएसए में मैंने 4 साल लगाए हैं, वहाँ भी मैंने कोच के अंडर में ट्रेनिंग किया। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है बच्चे को, अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो कोच ने सिर्फ शेड्यूल लिख के देता है कि ये आपको करना है, कंप्लीट करना है। बच्चा किसी न किसी बात से परेशान है,
फिजिकली वो कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर मेंटल हेल्थ का कोई असेसमेंट बाहर नहीं की बात है। करें तो स्पोर्ट्स साइंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी बिल्कुल जाती है। बिल्कुल, हर चीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। उस बच्चे की हर बात को देखना ज़रूरी होता है, किस बात से परेशान है, किस बात का ये प्रेशर ले रहा, पहले वो चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। बाकी अगर मेंटली हेल्थ है ना, तो फिजिकली वो अपने आप ही है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। यहाँ पर उस चीज़ की कमी है, कोच प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, डांट के धमका के काम करवाना और है फिर बस काम उनको। वो प्रेशर भी तो बहुत ज़्यादा हाँ हो जाता है, सोसाइटी का अलग से हाँ, हो गया उसके लेकिन ऊपर। लेकिन यूएसए में जो मैंने देखा है, इतना फ्रेंडली कनेक्शन होता है ना कोच में और एक बच्चे के बीच में। कि वो सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड रहते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल, प्रेशर नहीं होता प्रेशर हारने नहीं का, होता है, जीतने का। नहीं। हर चीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है, बच्चे को मोटिवेट किया जाता है। मतलब एक अलग ही जोन में खिलाड़ी को रखा जाता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रखा एक जाता है। बात और सुनने में आई है, जैसे बाकी कंट्रीज़ की बात करें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग वो अपना अलग से फील्ड होता है उनका, उसके साथ साथ वो स्पोर्ट्स को लेते हैं। बिल्कुल आपको इंजीनियर मिलेंगे और बड़ी बड़ी टीमों में मिलेंगे, ये नहीं है कि सिर्फ स्टेट लेवल तक या नहीं। ओलंपिक में भी आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं। बिल्कुल, अपने यहाँ पर सिर्फ जैसे स्पोर्ट्स हो गया तो एजुकेशन को साइड में कर साइड में दिया। रख देते हैं। तो वो चीज़ कहाँ तक आप वहाँ पे रह के आए हो 4 बिल्कुल साल, बिल्कुल, किस लेवल तक डिफरेंस आप देख पा रहे हो इसमें? देखो इसका सारा एक तो चीज़ आती है, गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट कर रही है। हमारे यहाँ क्या है कि ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे सिर्फ इसलिए खेलते हैं कि जो कि नौकरी मिल हाँ, जाए, घर चल जाए, सिर्फ इतना। और बाहर लोग इंजॉय करते हैं गेम को, साथ में अपना साइड बाय प्रोफेशन भी साइड भी वो करेंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जॉब भी दिखाते करेंगे हैं। और इंजॉय करते हैं, कोई बर्डन नहीं है। और उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सरकार पैसा भी बहुत खर्च करती है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट कुछ ही परसेंट आता है। ओलंपिक में आप मेडल देखेंगे, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेडल रेट बहुत मेडल कम है। बहुत बहुत कम है। तो इसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को सिर्फ बच्चे जो हैं उनके पास बड़ा विजन नहीं होता। कुछ ही बच्चे हैं जो ले पाए हैं ओलंपिक मेडल। वो भी आजकल आपने देखा होगा, गवर्नमेंट एक एहसान सा करती है बच्चों हाँ, के ऊपर, है ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, माहौल बदलने की ज़रूरत है। एक स्पोर्ट्स का कल्चर, एक इन्जॉयमेंट के लिए स्पोर्ट्स होना चाहिए। और फैसिलिटीज़ जो हैं वो जो साइंस होता है, स्पोर्ट्स साइंस, साइंस सेंटर होते हैं और अच्छे इक्विपमेंट होते हैं, अच्छे स्टेडियम होते हैं यहाँ। मतलब हैं तो कहने के लिए, लेकिन उनके अंदर फैसिलिटीज, स्टेडियम अब तो है ना। धीरे धीरे बदलाव आ अगर रहा है थोड़ा स्टेडियम थोड़ा। है, सिर्फ आपको बिल्डिंग खड़ी मिलेंगी स्टेडियम पे, आपको अच्छे कोच नहीं मिलेंगे, अच्छे ग्राउंड नहीं मिलेंगे। आपको जिम भी अगर आप करेंगे तो आपको मशीनें भी अच्छी नहीं मिलेंगी, वो आपकी मसल्स को वैसे ही डैमेज कर देती हैं मशीनें। पहले आप जब जैसे गेम खेलने जाते थे बाहर, तो आपने देखा होगा कि पहले क्या था, एक लिमिटेड जाते थे हम, एक प्लेयर हो गया, एक कोच हो गया। लेकिन आज के टाइम में तो बदलाव हो रहा है। अब हम देखते हैं कि टीम के साथ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट अलग से जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट अलग से जा रहा है, बायोमेकनिस्ट एनालिस्ट अलग से जा रहा है। तो अब तो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं आने वाले टाइम में इसका कितना फ़र्क पड़ेगा इंडियन एथलीट पे? देखो ये जो न्यूट्रिशंस के, वो ये इंडिया लेवल की बात है। वहाँ पर जब चले जाते हैं ना, तब मिलती हैं चीज़ें, हाँ, वही है ना। अगर स्टार्टिंग लेकिन में हम लेकिन दें तो। बच्चा तो घर से तैयार हो रहा है ना, घर में क्या खा रहा है, कितना रेस्ट कर रहा है, कितनी इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये चीज़ें कौन बताएगा। अब 100 में से एक बच्चा नेशनल हाँ, कैंप और तक वो भी पहुंच सिर्फ जाता है। शायद पटियाला में ही अपने यहाँ बिल्कुल पे, उसके बिल्कुल, अलावा तो नहीं ये है। फैसिलिटीज़ उसी बच्चे को मिल पाती हैं, बाकी 99 बच्चे तो रह गए। तो उसका आप समाज के जरिए या फिर हम मान लो एक कॉमन बात करें इधर से, तो क्या हो सकता है कि हम ग्राउंड लेवल पे उस चीज़ को स्टार्टअप करें? तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि मान लो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अगर हम, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम कोई मुहिम उठाएं, कोई बात देखो वो करें स्टार्ट? देखो, अगर नीयत अच्छी हो ना, करने की नीयत हो, सारे काम हो सकते हैं।
हो सकते हैं, इसलिए हो रहे हैं बाहर की हाँ, कंट्रीज बाहर हो में, रहे हैं। लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो क्योंकि रहे हैं? वास्तव में जहाँ तक देखें तो उस बच्चे को उतनी ज़रूरत नहीं है जो वो नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल अगर स्टार्टिंग में जो बच्चा है उसको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। आप पढ़ो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, स्पोर्ट्स का क्या है, क्या कैरियर है। अपने बिल्कुल। मेंटेलिटी यहाँ पे ये है सेट बच्चों की। देखो जैसे अभी जो ज़रूरत है हमारे इंडिया को, अब खड़ी गाड़ी को थोड़ा सा जोर लगाएंगे वो हाँ, तभी चलेगी, जोर लगाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने स्कीमें तो बना दी, लेकिन उन पे प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। काम हो रहा है तो जहाँ तक मुझे लगता है सिर्फ डॉक्यूमेंट तक सीमित रह गए हैं बिल्कुल काम। बिल्कुल, फाइलों में है वो सारे हाँ, काम, प्रॉपर काम है। गवर्नमेंट फंडिंग बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन बच्चों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं। तो इसमें कमी किसकी है? जो बीच में है, कोचिज हैं जो फेयर नहीं है, उनकी कमी है। बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में धकेला जा रहा है। बच्चे तो चाह रहे हैं करना, कोच उनको जो बोल देगा भाई ये 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है, वो 2 घंटा पसीना बहाता है, खून पसीना सब बहाता है। बच्चे की कमी यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल से। हर गांव से बहुत टैलेंट है बच्चों में और बहुत बहुत ज़्यादा, चाहते हैं बहुत करना, ज़्यादा। बहुत ज़रूरत भी है बच्चों को। ढूंढ ढूंढ के टैलेंट को निकालो, उनको एक माहौल दो, फैसिलिटीज़ दो, उनको प्रॉपर गाइडेंस दो। उनको क्या करना है, कितना खाना है, वो भी गवर्नमेंट से हेल्प मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर हाँ, पाता है ना। तो फार्मिंग तक बच्चों को सीमित है यहाँ पे। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर उनकी जो नींव है अगर वो मजबूत हो जाए तो बच्चा फिर एक रफ्तार पकड़ लेगा और अच्छे लेवल तक जा सकता है। तो मेरे ख्याल से जो है गवर्नमेंट को जो ग्राउंड है अपना, जो बिल्कुल जीरो लेवल ग्राउंड है गांव से, वहाँ पर ज़्यादा जोर देना चाहिए बच्चों को। अब हमारे लोग क्या कर रहे हैं कि जब नेशनल तक पहुँच जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा जोर देते आप अगर मान लो जीवन परिचय की बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग आप कहाँ रहे हो, कहाँ आप पैदा हुए, कहाँ आपका जन्म हुआ, स्कूलिंग कहाँ हुई? हैं। मेरा जन्म हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट, जींद में जुलाना ब्लॉक, मालवी गांव, कब? 1983 में। 83 में। और मेरा एक किसान परिवार है, पिताजी किसानी करते थे। हम 5 भाई बहन हैं और हमारी 10th तक स्कूलिंग जो है गांव में ही हुई है। आप बड़े हैं, छोटे मैं हैं? 4th नंबर की हूँ, सबसे बड़े भाई, फिर हम 3, फिर छोटा भाई है। और सभी गांव में पढ़े 10th तक। बाकी फिर जुलाना में हमारा 12th, BA फर्स्ट, इस तरीके से चलता बीए रहा। आपने जुलाना से ही? जुलाना में फर्स्ट टाइम ही वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज ओपन हुआ था, तो उसमें मुझे मौका मिल गया था, अदरवाइज हाँ, बाहर जाने का कोई मौका नहीं था। क्योंकि तो बाद में तो और दूर जाना पड़ता शायद आपको पढ़ने के लिए। मैंने कहा ना मुझे मौका नहीं मिलता, हाँ, क्योंकि गांव में अक्सर क्या होता है कि बस 10th कर लिया और लड़की की शादी कर दो। तो उस उस टाइम टाइम भी तक फिर आपकी शादी की बात नहीं हुई थी? हाँ शादी की बात चली हुई थी, लेकिन मैंने लड़ी मैं इस चीज़ के लिए भी। जब मैंने 11th में एडमिशन लेना था तो मेरी साथ की लड़कियां थी, एक दो जो है जा रही थी, अब मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी, लड़का वड़का देखना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा पिताजी को बोल के, मैंने कहा भाई आप मेरे को क्यों नहीं एडमिशन करवा रहे। और मेरा क्या था कि मैं बचपन से ही इंस्पेक्टर बनना चाहती थी। टीवी में देखा था मैंने, पुलिस इंस्पेक्टर। तो वो ख्याल मेरे मन में रहता था कि अगर शादी होगी तो तेरा सपना तो ख़त्म, हाँ, बिल्कुल। है ना। तो पिताजी से कहा कि मैंने कहा मेरे को पढ़ना है। बोले क्या करेगी पढ़ के, तेरी बड़ी बहन उनकी भी शादी होगी ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। तो सबसे बड़ी जंग तो आपके लिए यही थी। बहुत हिम्मत करके पिताजी के सामने बोलने का, मतलब आज तक हमारा मुझे छोड़ के बड़ी बहनें हैं, भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, लेकिन मैंने इतनी बड़ी बात उनको कह दी है। बहुत बड़ी बात है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि हाँ कैसे बात कर रहे हैं अपने पिताजी से। लेकिन पिताजी इस बात को देख के हंसे, मुस्कराए, कह ले पैसे ले जा, करवाया एडमिशन। फिर आपने जो गेम है वो उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टार्ट किया? हाँ उसमें मतलब जैसे
रेसेस होती थी उसमें मौका मिलता था शॉर्ट पुट वगैरह करने का। बाकी जब मैं बीए सेकेंड ईयर में थी तब मेरे को फरीदाबाद जाके मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। उस टाइम पे आपके फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब आपको दिक्कत हुई बिल्कुल स्पोर्ट्स को आगे करने में, ले जाने में? बिल्कुल परेशानी हुई। जैसे मैं जब फरीदाबाद में गई तो अपने खर्चे पे ही था, हॉस्टल तो था नहीं। तो महीने का जो है मेरी घर से 3,000 रुपये महीने का मेरे पास से आता था कि 100 रुपये का डेली मुझे फ्रूट जूस खाना है। तो अब वो 3,000 भी मुझे मालूम है कि किस तरीके से कैसे बचा बचा भेजते के होंगे, पूरा महीना करना है। लेकिन मेरे को कभी परिवार ने ये एहसास नहीं होने दिया कि भाई हम किसी से उधार लिया है या कैसे लिया है। लेकिन मेरे को हमेशा इन चीज़ों से दूर रखा कि सिर्फ खेल, सिर्फ इधर फोकस एजुकेशन के साथ साथ आपने स्पोर्ट्स को कैसे मेंटेन किया? एजुकेशन भी साथ में रखा। जैसे बाद में हॉस्टल में चले गए थे लेकिन पढ़ाई भी साथ में करते थे। टीचर से बातचीत करके ट्रेनिंग के लिए लखनऊ में बाद में चली गई थी। एडमिशन मेरा बरेली में था तो एग्ज़ाम देने बरेली में आते थे। तो इस तरीके से मैनेज किया। प्रॉपर मतलब एजुकेशन की तरफ फोकस नहीं कर पाए क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि मुझे स्पोर्ट्स में लेकिन ही एक आगे बात है, निकलना उस टाइम क्या होता था कि है ना, प्लेयर जो है वो स्पोर्ट्स में कर रहे हैं तो एजुकेशन का इतना महत्व नहीं था। आज के टाइम में देखें तो कंपटीशन बढ़ रहा है। बिल्कुल तो आज के टाइम में तो एजुकेशन को स्पोर्ट्स के पैरेलल मैं कहूँ कि बराबर लेके चलने की ज़रूरत है। और बच्चे नहीं लेके चल रहे, सोचते हैं कि अगर स्पोर्ट्स में ले लिया तो सिर्फ इसी में जाएंगे हम। एजुकेशन को वो लेके ही नहीं जा रहे। 10th कहीं से की, 12th कहीं से की, हाँ। तो वो मैनेज करना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें देखो एक तो फैक्ट है कि अगर आप सुबह शाम और हॉस्टल्स में रह के अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका एक पार्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। वो सिर्फ मैनेज करना पड़ता है, आप उतना फोकस नहीं दे पाते हैं। लेकिन पढ़ाई करते समय अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो वो चीज़ चल जाती है। अगर आपका मेन टारगेट ही स्पोर्ट्स है तो फिर आपको सेकेंडरी में आपको एजुकेशन आपकी मजबूरी भी हो जाती है, रखनी पड़ती है। हाँ, लेकिन ये तो है ना कि आगे जैसे स्पोर्ट्स में जो है देखें हम तो एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि वो नॉलेज हम ऐसे ऐसे मैंने कोचेस देखे हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती। तो अगर बिल्कुल एजुकेशन को साथ लेके चलें तो फ्यूचर में अगर वो कोचिंग के फील्ड में जा रहे हैं। बिल्कुल रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। और कई बार जो एथलीट भी हैं वो भी इस चीज़ की मार झेलते हैं पढ़ाई ना होने की वजह से। मेरे सामने की बात है, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट लड़की, और जहाँ उनको एक अच्छी रैंक मिलनी थी, प्रमोशन होना था, लेकिन एजुकेशन ना होने की वजह से उनकी मेडल जो है किसी काम नहीं आया था। वहाँ पे डिपार्टमेंट में थे वो। तो यहाँ भी नुकसान खा जाते हैं कई बार। तो एजुकेशन नॉलेज के लिए भी और प्रोफेशनली भी आपको जो है बहुत एक और अपने मदद दिक्कत करता आती है हरियाणा में कि इंग्लिश बच्चों की बहुत वीक होती है। है। तो अपने जो एथलीट हैं जब उनको बाहर जाने का मौका मिलता है, आप भी गए हो, तो आपके सामने कैसे आपने उस चीज को कवर किया कि आप मतलब बाहर आपके दिक्कत आई होंगी इस चीज में? बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। तो और एक तो उनका स्लैंग दूसरा होता है, दूसरा स्लैंग हमें इंग्लिश ही नहीं आती, बिल्कुल। उनकी समझ भी नहीं आती, बोलना भी नहीं आता, तो आपने देखो कैसे हमारे मैनेज किया? हमारे हरियाणा वालों को सिर्फ ओके ओके कहना हाँ, आता ओके। है। ये तो है, बट उनका समझना भी मुश्किल होता है काफी बिल्कुल। टाइम पे। तो इतना तो जैसे थोड़ा बहुत तो नॉलेज थी, ग्रेजुएट हूँ मैं, तो समझ में तो सारी आती थी लेकिन जवाब नहीं बनता था। तो मैं जब शुरुआत में गई तो हर चीज़ में परेशानी हुई और फिर ये रियलाइज़ भी हुआ कि मतलब कितनी बड़ी हम गलती कमियां करके आ गए। गलतियां कर रहे हैं। कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे मेनली लड़कियां हैं, अगर उनको लाइसेंस भी बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज़ घर पे ही आ जाती है। मतलब हाँ, बैंक का फैमिली में काम किसी को है, बोल दिया आप बैंक करवा के का काम लेके आओ। है, वो भी लड़कियों का इतना काम नहीं पड़ता। लेकिन मैंने वहाँ पर जाकर इतनी चीज़ें सीखी हैं। हर काम मुझे खुद करना है, बैंक का काम हो गया, ड्राइविंग सीखनी है, लाइसेंस कैसे लेना है, और इंग्लिश के फिर मैंने वहाँ पे ट्यूशन लगाई, एक टीचर रखा, उनसे सीखा वहाँ की जो संस्कृति है, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करना है। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत परेशानी हुई लेकिन सीखने की इच्छा रखी, सीखी और बाद में अच्छी तरीके से हम एडजस्ट भी हो गए वहाँ पे।
तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर बच्चे को जो है एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। और स्पोर्ट्स में अगर आपका जैसे वेट लिफ्टिंग में था, तो मतलब मान लो वेट लिफ्टिंग की मैं बात करूं, तो मेन जो इसमें आपको क्या लगता है कि जैसे बच्चों को प्रॉपर, अगर हम वेट लिफ्टिंग के बारे में, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो अब आपने गेम, इतने साल करके आए हो तो आपको कुछ चीज़ें ऐसे लगता होगा कि जो हमने गलत की, अभी बिल्कुल। जाके हमें पता चल रहा है कि हमने बना इतना गलत किया, हम ऐसा करते तो बहुत अच्छा लेवल पर हम जा सकते थे। देखो गेम कोई भी हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे दूसरा गेम हो, जब हम बच्चे होते हैं हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है। मेन जिम्मेदारी होती है कि हम किसकी गाइडेंस के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये बहुत सोच समझ कर हमें कोच चुनना चाहिए। एक अच्छा कोच चुनेंगे तो हम एक प्रॉपर अच्छी गाइडेंस देंगे, और इसमें बार बार आपको मौका नहीं मिलता। जो स्पोर्ट्स का पीरियड है वो इतना भी नहीं होता कि हम पूरी ज़िंदगी मतलब पूरी लाइफ खेलेंगे। एक एक बहुत ही 15 साल का लगा लो आप, कुछ जहाँ तो पे बहुत आप, कम है, 5-6 हाँ साल में। हाँ, तो इसमें इंजरीज भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ ही बच्चे हैं जिनको सही गाइडेंस मिली हुई है, वो उस लाइन को टच कर पाते हैं। तो सोच समझ के आपको कोच का चुनाव करना है, गेम का चुनाव करना है अपनी फिजिक्स के हिसाब से। फिजिक्स बहुत मैटर करती है इसमें कि कौन से स्पोर्ट्स में आप जल्दी जो है वो कर पाएंगे, सक्सीड कर पाएंगे। और डाइट, आपको एक अच्छे न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत है इसमें, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो प्रॉपर अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पूरी मेहनत करनी है और अपना टारगेट फिक्स करना है, और दिन रात मतलब आपको सपने भी आए तो सिर्फ अपने टारगेट को लेकर आए। जब आप पूरा इन्वॉल्वमेंट इसमें रखते हैं 24 घंटे, बहुत मैटर करता है कि सिर्फ आप 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को ट्रेनिंग करते हैं, दैट इज़ नॉट एनफ। उससे 4 घंटे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटली कि प्रिपेयर है उस चीज़ बाकी के, जो 20 माइंडसेट। घंटे हैं बीच में, वो आपने किस तरीके से बिताए हैं, वो मेन है। आपने क्या खाया है, कितना आपने रेस्ट किया है, इस बीच में आपने मतलब क्या क्या चीज़ें की लेकिन हैं। इंडिया में पता है क्या होता है, कोच जो है सीधा हमें बोल देते हैं कि जाओ भाई 4 चक्कर लगा लो, 10 चक्कर लगा लो। रेस्ट एंड रिकवरी आपने बाहर ज़्यादा देखा होगा कि प्रॉपर देखो रेस्ट और रिकवरी हर ज़रूरी है। चीज़ कैलकुलेटिव होती है। बॉडी वेट के हिसाब से वर्कआउट सेट होता है। आपने वहाँ पे प्रैक्टिस किया, आप वहाँ पे बिल्कुल। रहे हो, वहाँ पर और यहाँ की आप में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का, और ये तो नतीजे भी यहाँ बता पर रहे हैं। फिजिकल वर्क करते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ गाइडेंस की कमी है, नॉलेज की हाँ, कमी है, अवेयरनेस तो है ही नहीं। और मेरे ख्याल से इसके ज़िम्मेदार कोचेज हैं बिल्कुल। जो सिर्फ डिप्लोमा ले लेते हैं, लेकिन उनको खुद को नॉलेज नहीं होती है, खुद स्टेट भी नहीं खेले होते हैं और वो एनआईएस कोच बन जाते हैं। मेरे ख्याल से ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं बच्चों के साथ और खुद के साथ भी, मेरे ख्याल से पूरे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी। बिल्कुल, क्योंकि आने जहाँ वाले टाइम जहाँ में तो बच्चा वही उनको। जहाँ बच्चा एक ओलंपिक में मेडल दे सकता है, वहाँ उसको एक प्रॉपर कोचिंग ना मिलना, प्रॉपर गाइडेंस ना मिलना, वो बच्चे का भविष्य खराब होता है और देश के मेडल का नुकसान होता है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। एक अच्छा एथलीट जो होता है वो गेम को बहुत अच्छे से समझता है, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो सिर्फ किताबें पढ़ने से आप ओलंपियन को तैयार नहीं कर सकते जब तक आप खुद उस चीज़ में नहीं उतरे हैं। एक अच्छा एथलीट, एक अच्छे लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, वो ही बच्चों को लेकिन फिर तैयार कर वही बात आ सकता है। जाती है कि मान लो एक बहुत बड़ा एथलीट है, तो उसकी वो एजुकेशन, वो एक्सप्लेन करने का तरीका, वो चीज़ें वीक रह जाती हैं। नहीं, जो स्पोर्ट्समैन है उसने एक स्पोर्ट्स में एक हाइट अगर उसने छुई है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, अच्छा गेम किया, तो उसको नॉलेज है उस चीज़ की, तो वो बट हम देखते हैं वो फिर है ना अपना कैरियर ही चेंज कर लेते हैं। अगर आप जैसे तो आपकी शायद बात पर, उनको लगता है कि हमारी इंडिया में वैल्यू नहीं है। हो सकता है ये भी तो आप एक अपनी है। जर्नी से अगर आपने ज़्यादा किया है, तो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े एथलीट होते हैं, अगर वो कोचिंग के फील्ड में आए तो वो अच्छा कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल आपने कहा। बिल्कुल। लेकिन उनमें से अगर मैं कहूँ 10% भी नहीं आते कोचिंग की फील्ड में,
देखो इसमें उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से या भी तो उनको उनके प्रोत्साहन कोच उनको मिलना गाइड चाहिए। करे। गवर्नमेंट अगर ऐसे बच्चों को सपोर्ट करे कि भाई आप इंडिया में रहकर अपने बच्चों को तैयार करें। हमारे यहाँ ध्यान नहीं रखा जाता है जो इस लेवल के एथलीट होते हैं। मैक्सिमम बच्चे या तो विदेशों में शिफ्ट हो जाते हैं या अपना कैरियर चेंज कर लेते हैं, ये बात सच है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी ऐसा करता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि मुझे हकीकत मालूम है कि मेरे देश में बहुत सारे मेडल रखे हुए हैं। अगर हम बच्चों को सही तैयार अगर करें तो प्रॉपर बहुत मेडल गाइडेंस आ दें, सकते उनको हैं। सपोर्ट दें। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझती हूँ कि आने वाले 1 या 2 साल में मैं खुद एक ऐसी जिस फील्ड से मैं हूँ WWE से, कि एक ऐसी एकेडमी दूँ बच्चों को, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँ जहाँ पर मेनली मेरा फोकस होगा विमेंस पे, गर्ल्स पे, कि उनको फाइनेंशियली भी हेल्प हो और उनको मौका मिले बाहर निकलने का, अपने सपनों को पूरा करने का। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं दूं जहां बच्चों को ज़्यादा मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। तो इसी तरीके से हर बच्चे को, हर एथलीट को, उस लेवल के जो एथलीट हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिनकी तरफ लाखों बच्चे देख रहे हैं, जो इंस्पिरेशन है लोगों की, तो उनको अपनी जिम्मेदारी ज़रूर लेनी चाहिए कि हम अपने देश में रह के बच्चों के लिए कुछ करें। वेट लिफ्टिंग से WWE, फिर WWE से पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट आपको कैसे आया और कहाँ से ये आइडिया आया? पॉलिटिक्स में मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि जिस सिस्टम के ख़िलाफ़ हम लड़ते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें समय पे रिज़ल्ट मिल जाएं। तो मेरा ये मानना था कि अगर आप खुद एक सिस्टम का हिस्सा बन जाएं तो आप कुछ चीज़ों को बदल सकते हो। जैसे हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिनको लागू करने की ज़रूरत है, जिससे सुधार हो, अच्छा टैलेंट उभर के आए, उनको मौका मिले। तो अब जैसे हम बाहर जाके देखते हैं तो कुछ नए आइडियाज़ होते हैं, कुछ विजन होते हैं जिन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, और अगर हम सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो हम उस चीज़ को लागू कर सकते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने समझी इस चीज़ को, तो इसलिए फिर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आपकी पॉलिटिकल अप्रोच आम आदमी पार्टी से ही कैसे हुई? वो बाकी इसलिए पार्टी के बारे में आपका क्या कंसर्न है? वो इसलिए हुई कि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो अक्सर आम आदमी, मजदूर, किसान, इन लोगों की बात करते हैं। और जो एक आम आदमी होता है उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बिजली, पानी, बच्चों की पढ़ाई, हॉस्पिटल की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी जो है फ्री में बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं। तो यही चीज़ है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां आज तक जो गरीब के बारे में नहीं सोचती, बड़े बड़े वादे दावे तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जो सुधार और विकास है वो गांव तक नहीं पहुंच पाता है, घरों तक नहीं पहुंच पाता है। तो आम आदमी पार्टी को जो मैंने देखा, वॉच किया, वो घर घर जो बिल्कुल गरीब एक मोची भी अपने बच्चों को जो है डॉक्टर और इंजीनियर बराबर की फैसिलिटी दे रहे हैं वहाँ पे। बना सकता है, सपने देख सकता है, और वो सपने पूरे हो रहे हैं दिल्ली में। तो यही सारी चीज़ें थी जिनसे मैं इंस्पायर हुई, और मुझे लगा कि सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है जो हम जैसे गरीब किसानों के बारे में, बच्चों के बारे में सोचती है, उनको मौका देती है। और आगे का इसके ऊपर आपका क्या विचार? आगे पॉलिटिक्स को आप कंटिन्यू करना चाहेंगे या देखिए, कैसे, पॉलिटिक्स क्या देखते हैं? मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, और हर जितने भी वोटर हैं हमारे हिंदुस्तान में, हर किसी को इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप अपने लोकतंत्र को भी बचा सकते हो और एक अच्छे विकास की तरफ अपने देश को, राष्ट्र को ले जा सकते हो। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भागीदारी इसमें लेनी चाहिए, क्योंकि युवा जिस तरफ भी अपना मूड बनाते हैं
वहाँ तख्ता पलट हो जाता है। एक होता है कि हम एक पार्टी को काफ़ी लंबे टाइम तक सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि उसकी विचारधारा हमारी जो विचारधारा है उससे अपोजिट होती है। तो कभी अगर ऐसा आपको लगा ज़िंदगी में कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा आपकी विचारधारा के साथ मैच नहीं कर रही है, तो क्या आप पार्टी को चेंज करेंगे, पॉलिटिक्स में रहेंगे, या फिर पॉलिटिक्स से आउट होकर के आप अपना विज़न अलग वे में ले नहीं, जाएंगे? मेरा मकसद क्या है, पॉलिटिक्स में आने का भी यही मकसद है। ये मैं विदाउट पॉलिटिक्स भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा, उनको रोज़गार अवसर, किस तरीके से उनकी सुरक्षा हो, किस तरीके से रोज़गार पैदा हो, ये चीज़ें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अगर पार्टी की विचारधाराओं से मेरी विचारधाराएं मैच हुई तभी मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। अगर भविष्य में अगर डिफरेंट होती है तो फिर भविष्य में पार्टी, मोस्टली पार्टियां अपनी विचारधाराओं पे रहती हैं, बदलती नहीं है। अगर बाय चांस आपको ऐसा कभी लगा हो जाता है तो मैं जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। उनका विश्वास आप कायम रखोगे? कायम रखेंगे, बिल्कुल। तो फिर WWE के प्रोजेक्ट की हमने बात की कि हाँ आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें अगर नए बच्चे एक राह देखना चाहें WWE की, तो स्टार्टिंग प्रोसीजर से लेके वहाँ तक पहुँचने का, जहाँ तक आप पहुँचे हैं, वो बीच की जो प्रोसेस रहेगी उसको कैसे मेंटेन करें, वो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, और सिर्फ आप एथलीट को प्रेफरेंस देंगे या नॉन एथलीट बच्चे जो हरियाणा के जैसे गांव में बच्चे हैं, खेती करते हैं, बहुत खूब मेहनत करते हैं दम लगा के, वो अगर इसमें आना चाहें तो क्या आप उनको प्रेफरेंस देंगे? देखो, गेम में अगर किसी भी गेम में आपको आना है तो उसके लिए कुछ दायरे होते हैं। फिजिकल आप फिट होने चाहिए, स्टेमिना आपका सही होना चाहिए। तो ये चीज़ें जब आप पार कर लेंगे तो आप किसी भी स्पोर्ट्स को कर सकते हो अगर आप फिजिकली फिट हैं। तो मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, क्योंकि हमारे ये इंडिया का गेम नहीं है, ये बाहर के देशों में ये गेम ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे यहाँ बच्चे देखते सबसे ज़्यादा हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, अवसर नहीं है, कोचिंग नहीं है। तो सबसे पहले हमें उनको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है और उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकते हैं और अपना भविष्य, इसमें बहुत सुनहरा भविष्य है, इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। और लाइफस्टाइल तक चेंज हो जाता है इसमें, बच्चों को इनकम है, फैमिली अच्छा एक स्टेटस मेंटेन करके चलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे मानना चाहिए। उसके लिए हम और आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनको सही रास्ता दिखाएं, सही प्लेटफॉर्म दें। तो हम आपने मतलब आने वाले क्या समय टारगेट में रखा है कि कितने टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हरियाणा में भी WWE की कोई ब्रांच हो, कोई एकेडमी हो जहां बच्चे जो सीख सके और आगे जा सके? देखो, बहुत ही जल्दी हरियाणा में एक परफॉर्मेंस सेंटर या एक ऐसा एकेडमी हम देने वाले हैं जिसमें लड़कियों को भी और लड़कों को भी बराबर मौका मिलेगा। और लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए कई बार हमारी जो फाइनेंशली सिचुएशन होती है, फैमिलीज सपोर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों को, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे गर्ल्स को, ताकि वो भी इस चीज़ से मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। एक बात इसमें आती है कि बाहर जाने के लिए, क्योंकि हमें कंपटीशन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो बच्चे ना जो इसका जो चार्जेस होते हैं वो कॉस्टली पड़ते हैं, तो वो बच्चे अगर ये राह देखना चाहें तो उनके लिए आप क्या सोचते हैं कि कैसे उनकी मदद हो सकती है, या हम कोई स्पॉन्सर ढूंढें वो उनकी मदद करें? देखो, इसमें क्या होता है कि जो यूएसए में है, जो WWE कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, तो मेनली हमें वहाँ तक बच्चों को पहुँचाना है। तो हमें यहाँ से अपना मटेरियल तैयार करना है, बच्चों को इस लायक बनाना है। कंपनी फिर बच्चों को हायर करती है, इसमें बच्चे की जेब से कुछ नहीं लगता है। कुछ नहीं लगता। हाँ, बशर्ते आपको दिन रात मेहनत करके उस लेवल का बनना पड़ता है, कंपनी आपको हायर करके ले जाती है।
तो उस चीज़ के लिए हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ताकि इंडिया से भी बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर। और वैसे इंडिया के अगर देखें तो बच्चे डब्ल्यू में तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से, अगर बचपन से आज तक की बात करें हम, 90s से लेके अब तक बच्चे डब्ल्यू को देख रहे हैं, बिल्कुल बस उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो प्लेटफॉर्म। आपके पास बहुत सारे बच्चे आएंगे, बिल्कुल। तो आप इसके मतलब सब सेंटर के रूप में इसको लाना चाहेंगे या फिर सिर्फ एक ब्रांच के रूप में, कैसे क्या आपका देखो प्रोजेक्ट रहेगा? हम इसमें डब्ल्यू कंपनी भी बहुत सपोर्टिव है। वो खुद चाहते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। वो खुद बॉम्बे में एक परफॉर्मेंस सेंटर का आइडियाज़ लेके आए हैं। अब भविष्य में हो सकता है बहुत जल्दी वहाँ पे ओपन हो। और फिर हम अपने पर्सनल लेवल पर भी ऐसे प्लेटफॉर्म जगह जगह स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज देने की कोशिश करेंगे, ताकि अपने नज़दीक बच्चों को जो मौका मिल जाएगा। आपने एक बात कही कि जैसे एक एथलीट होता है, एलीट एथलीट, अगर कोचिंग में आता है तो बाकी कोच के मुकाबले वो ज़्यादा बेटर जो एथलीट तैयार कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल तो क्या हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कोचिंग में आएंगे बिल्कुल सेंटर पर? बिल्कुल बिल्कुल हमने वो चीज़ सीखी है। हमने क्योंकि आप अपने इनसे निकले हो, क्या ऑब्स्टेकल्स? बिल्कुल हमने वो चीज़ सीखी है। हमने अपनी लाइफ के इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस जो है, वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चों को दे पाऊँ और बच्चों को इस लेवल का बना पाऊँ। क्योंकि WWE में आप जितने भी एथलीट देखोगे वर्ल्ड लेवल के एथलीट हैं, हर कंट्री से एथलीट हैं। तो हमें फोकस इस बात पे करना है कि हर एंगल से हमारे बच्चे फिजिकली, मेंटली, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हों। हमें वो फाउंडेशन तैयार करनी है, ताकि वहाँ जाके उनको किसी तरीके का भी हेजिटेशन ना हो या अपने आप को कम ना आके। तो वो जो हमने एक्सपीरियंस वहाँ पे लिया है, वो हम यहाँ बच्चों को ज़रूर देंगे और उस चीज़ का फ़ायदा उनको मिलेगा वहाँ पे। हमने स्पोर्ट्स साइंस की बात की, तो जैसे कि हमने एक मेजर जो कमी देखी वो यही देखी कि हम एक बेसिक लेवल पे इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। आप जब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो आप इन चीज़ों को कितनी इंपॉर्टेंस देंगे? ये मेन हमारा क्या है कि जितनी नींव मजबूत होगी उतना बच्चा जो है लंबा चलेगा, मजबूती के साथ चलेगा। तो नींव मजबूत करनी है, हमारा फोकस ये है। बाकी काम WWE कंपनी का है। मैं यहाँ फाउंडेशन तैयार करूँगी बच्चों की, उनको इस लायक बनाऊँगी। बाकी जब वो वहाँ तक उस लेवल तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ तो अपने आप compete कर लेंगे। मुझे वहाँ की टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन इधर की है कि मैं किस तरीके से बच्चों को लेकर चलती हूँ, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, उनको किस किस चीज़ की जो है मतलब ज़रूरतें हैं, क्या चाहिए उनको डाइट में, या फिर उनको मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है। जो भी होगा, जिस भी तरीके से होगा, तभी तो कहते हैं अनुभवी जो होता है वो जो है बेहतर काम करके दिखा सकता है। तो हमारे पास अगर हम कुछ कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ अपने पास रखना चाहिए। तो नॉलेज है, जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो है अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करें और वो फिर आगे जनरेशन के साथ शेयर करें, तो हमारा इंडिया जो है मजबूत होगा। एक जो बेसिक दायरा होता है, हम किसी भी गेम में जाते हैं कि फिटनेस टेस्ट होता है, असेसमेंट वगैरह होती है, तो मान लो WWE का जो आपने क्राइटेरिया रखा है, हरियाणा के मैं मोस्टली युवाओं की बात करूं जो मोस्टली और कोई क्योंकि जॉब बहुत कम रह गई हैं, तो बच्चे खेती से जुड़े हुए हैं और जो फिजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अगर वो बच्चे उस दायरे को कंप्लीट करते हैं तो एथलीट की जगह आप उनको जो है प्रेफरेंस देंगे? देखो, स्पोर्ट्स मुश्किल नहीं होता कोई भी, अगर आप फिजिकली फिट हैं कोई भी हाँ, मेरा स्पोर्ट्स आप कर कंसर्न यही सकते है कि हैं। उन बच्चों को भी मौका मिले जो स्पोर्ट्स बिल्कुल बाकी स्पोर्ट्स मिलेगा। स्टार्ट नहीं कर पाए हैं बिल्कुल और बिल्कुल फिजिकली बहुत फिट है, वो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी हैं, और बिल्कुल। इसमें तो ये दो चीजें मेन ज्यादा जरूरी देखो, है। इसमें हर बच्चे को मौका मिलेगा जो उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं। फिजिकली फिट होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता कि बाद में कोई भी अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, फिजिकली फिट हैं, तो कोई भी गेम आपके लिए मुश्किल नहीं है। पर्टिकुलर आपको अगर WWE में जाना है तो आपको उसके जो टेक्निक है वो उन पे काम करना पड़ेगा। हैंडबॉल में जा रहे हैं तो उसके उसके ऊपर ऊपर काम काम करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। फिर आपका एक टारगेट फोकस हो जाता है अगर आप फिजिकली फिट हैं। तो इसमें चाहे
किसान का बच्चा हो चाहे मजदूर का बच्चा हो जो दिन रात मेहनत करते हैं तो वो अपने आप ही स्ट्रोंग हैं और वो कर सकते हैं, बस अगर उनको बेसिक क्राइटेरिया हम बात करें तो वो क्या रहेंगे, अगर बेसिक बिल्कुल? इसमें स्टेमिना आपका देखा जाता है, रनिंग करके आप कितनी टाइम में कितना कवर कर लेते हैं, कितनी देर तक आप रिंग में खड़े हो सकते हैं अपोनेंट के साथ, क्योंकि देखने में ये चीज़ें बहुत आसान लगती हैं और जो अपने आप को बहुत मतलब स्ट्रोंग भी कहते हो ना कि हाँ मैं कर लूँगा, आजमा कर अगर देखे तो मेरे ख्याल में 2 मिनट भी मतलब रिंग हाँ, में आप खड़े नहीं हो सकते, आपका कलेजा जो आपको है अपने मुंह टाइम में से कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ये क्या गलत पंगा ले लिया मैंने? अ, उसके लिए देखो मेहनत बहुत बराबर मेहनत की है। और ये मैं जब दुबई में ट्राई आउट देने गई थी तो जो भी रनिंग का पार्ट था वो सब था, मतलब गला भी सूख गया और सांस मतलब अटक गई। लेकिन मेरे अंदर क्या था कि वहाँ पे था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, और दिमाग में एक ही बात बार बार स्ट्रक कर रही थी, अगर तूने गिव अप कर दिया तो कितनी कंट्रीज़ के लोग आए हैं तो उनमें इंडिया को बोलेंगे कि इंडिया की लड़की जो है गिव अप कर गई और नहीं है इतनी चीज़ें। तो मैंने वो चीज़ मर मर के भी फाइट की है और अपने आप को साबित किया वहाँ पे, और मैं इकलौती लड़की थी वहाँ पे जो मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो कई बार आप कंट्री के लिए कुछ करते हैं ना, वो जो जज्बा होता है जो जोश होता है वो भी आपको बहुत हिम्मत देता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वो चीज़ भी काम आती है, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके अंदर, जोश बहुत ज़रूरी एक चीज है। इसके बारे में हम सुनते आए हैं बचपन से कि ये स्क्रिप्टेड होती है, डब्ल्यू डब्ल्यू की फाइट बीच में कटिंग करके दिखाते हैं, वो नहीं एक्चुअल में ऐसा ये क्या देखो, है? WWE वर्ल्ड रेसलिंग आपने भी सुनी होगी। एंटरटेनमेंट, हाँ हाँ, सुना है मैंने, न्यूज़ में भी कि कई कटिंग बार। वगैरह करके दिखाते हैं, एक्चुअल फाइट कोई और होती है ना और ना हम ना जो ना, देखते हैं वो कुछ देखो और। मैं तो खुद आप करके फाइट आए हैं, करके आई हाँ। हूँ। इसमें मतलब आप ये एक तरह से ही कह सकते हो कि सारे गेम्स जितने भी हैं, रेसलिंग बॉक्सिंग रनिंग वनिंग, सबका कॉम्बो एक डब्ल्यू हाँ, डब्ल्यू ई क्योंकि है। सारी स्किल्स इतना का वहाँ पे कंबाइन हो हाँ, रही है। और इतनी ज़्यादा इंजरीज उसमें होती हैं, मेरा खुद एसीएल टोर्न हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है। आप एक चीज़ देखें कि 100 किलो का बंदा आप रिंग में पड़े हैं, फ्लिप करके आपके रिब्स के ऊपर गिरता है तो कितना मतलब डेंजरस होता होगा वो। तो उसके लिए क्या है कि इतना अपने आप को तपा लेते हैं लोग, जैसे दुर्योधन युद्ध में जाने से पहले अपने आप को गदा मरवाता था, तो इतना अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो फिर बराबर के हो जाते हैं। तो इंटरटेनमेंट इसमें ज़रूर है, लेकिन ये कहना कि ये वो है ये बात मुझे नहीं लगता सही है। आपको कभी मतलब आपने फाइट की तो स्टार्टिंग में आपको डर लगा, क्योंकि ये भी सुनते हैं कि फाइट करते करते डेथ भी शायद हुई है एक बिल्कुल दो की, बिल्कुल। तो आपको कभी डर लगा इस बारे में? नहीं, डर जैसा कोई मेरे मन में कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे जब भी कोई भी काम करना होता है उसके लिए मैं पहले हजारों बार उस चीज़ की ट्रेनिंग करती हूँ, उस चीज़ के लिए तैयार होती हूँ, तब मैं कोई चीज़ जो है उस चीज़ में घुसते हैं। तो जब मैं फ़ाइट करने गई तो उससे पहले मैं खली साहब के अंडर में मैंने जालंधर में ट्रेनिंग ली है उस चीज़ की। और ये शुरुआत में ये ज़रूर होता है कि आप लाखों लोगों के बीच में, ऑडियंस जो होते हैं लाखों की ऑडियंस होती है, और उसके बीच में थोड़ा सा ये ज़रूर आपके मन में नर्वस फील करते हो कि इतने लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन वो एक प्राउड मोमेंट भी होता है कि आप यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके नाम के साथ आपका इंडिया बोला जाता है। जब आप किसी दूसरी जगह पे करते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम मान लो बाहर खेलने गए हुए हैं, तो वहाँ की ज़्यादा ऑडियंस होती है और वो अपनी ऑडियंस को सपोर्ट करती है। तो मान लो उस टाइम पे आप वहाँ पे फाइट कर रहे हो, वहाँ की ऑडियंस सिर्फ अपोनेंट को वो कर रही है, तो आप अप्रिशिएट कर रही है, तो आपको कभी नर्वस फील हुआ? उससे आपने कैसे ओवरकम किया? कि सिर्फ क्योंकि वहाँ नहीं, पे तो अपने तो, ऑडियंस ऑडियंस बहुत प्यारी होती है। हाँ, और वो लेकिन अपना तो यहाँ पे कम ही हो गया ना कि आपके स्पोर्ट में तो लोग कम। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑडियंस सबको चेयर अप करती है और सबका हौसला बढ़ाती है।
WWE में खासकर कंट्री वाइज नहीं होते, कंट्री वाइज तो लोग बहुत कम कम आपको मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे गुड वर्सेस बैड की फाइट होती है रिंग में। ओके। बेबी फेस और एक हील होता है, तो बेबी फेस जो होता है उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो गलत काम में विश्वास नहीं करते, और मैं उस वक्त बेबी फेस, मेरा जो कैरेक्टर था वो बेबी फेस होता है, तो लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और सबको चीयर अप करते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि मान लो ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्ट हुए किसी चीज़ से आप, और उससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत बैड गई हो? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि जब बहुत अलग माहौल होता है आपको, मतलब टीवी चैनल्स पे आप हैं, लाखों ऑडियंस के सामने हैं, तो आप वहाँ से माइंड को डाइवर्ट कर ही नहीं पॉजिटिव ही सकते हैं। आपको मिलता है। पॉजिटिव आपको रहना भी पड़ता है, और उस चीज़ की जो आपने प्रैक्टिस करी है, दिन रात प्रैक्टिस करते हो, तो वो चीज़ वो एक थोड़ा ही समय होता है आपको परफॉर्मेंस दिखाने की। अगर वहीं पे अगर आप डाइवर्ट हो जाता है माइंड, तो वो चीज़ सही नहीं होती है, रिजल्ट सही नहीं आता, तो आपको फोकस्ड रहना पड़ता है उसके लिए। अब बहुत अच्छी अपना डिस्कशन रहा, काफ़ी बातें शेयर की, कभी फिर मौका मिला फिर करेंगे। अब दो बातें मैं जरूर जानना चाहूँगी। एक तो आपकी पूरी जर्नी में जगह जगह आपकी सपोर्ट की ज़रूरत मिले, तो आप इसकी क्रेडिट जो है किसको देना चाहेंगे अपनी लाइफ में, कि किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? इसमें मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, और सबसे ज़्यादा मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने टांगे खींची है टांगे खींची हैं। क्योंकि वो ना खींचते तो आप इतना ऊपर नहीं जाते। बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपको उन्हीं लोगों को साबित करने के हाँ, लिए अपने आप को और वो तपाते आपने हो कि मोटिवेशन बना लिया, आप खींचो मैं हाँ, बढ़ूंगी, आप खींचो मैं बढ़ूंगी। हाँ, तो वो लोग आपकी ताकत बन जाते हैं, और ये एक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव वे में लेते कैसे हो या लेते हो? नेगेटिव वे में। तो बिल्कुल मैं सही बात। उनको हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चली हूँ कि उनको बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि जितना आपने क्रिटिसाइज किया वही मेरी ताकत बनी, और उन लोगों को गलत प्रूफ करने के लिए मैंने मेहनत और कई गुना हाँ, बढ़ा और दी। अपना एक मुकाम भी हासिल बिल्कुल, किया। तो बिल्कुल। आप ये होता है कि अब जैसे कि आप डब्ल्यू डब्ल्यू की पहली महिला रेसलर हैं, तो काफ़ी लड़कियां आपसे एक उम्मीद आपने उन्होंने एक उम्मीद जगाई है कि भाई आप भी कुछ करो, डिफरेंट वे में करो, बिल्कुल। सोसाइटी से अलग, क्योंकि मेन जो एक रास्ता दिखा दिया उससे हटकर आपने किया। तो अभी आप डब्ल्यू डब्ल्यू की नींव रखेंगी हरियाणा में, तो काफ़ी लोग जो है आपको एक इंस्पिरेशन मान के आपके पास आएंगे, बिल्कुल। रोल मॉडल आपको मानेंगे। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा मेरी जो मेरे मैं खुद ही हूँ, वैसे कहूँ तो मैं अपनी रोल मॉडल मैं अपनी खुद ही हूँ। मैंने हमेशा अपने लिए रास्ता खुद तैयार किया है। मैंने अपनी लाइफ में किसी को फॉलो नहीं किया, मैंने हमेशा नया रास्ता चुना है, और जितने भी संघर्ष आए सबका मजबूती के साथ सामना किया, जितनी चैलेंज आए उतनी ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी हुई और आगे बढ़ी, एक नया रास्ता तैयार किया। तो मैं सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसा करो जो सबसे अलग हो, और लोग आपको फॉलो करें, ना कि आप किसी को फॉलो करें। एक ऐसा मुकाम बनाओ लोग आपको फॉलो करें। तो एक मेजर कंसेप्ट जो हमारे सोसाइटी में आता है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के, अभी जैसे रिसेंटली कोलकाता में हादसा हुआ, क्योंकि ऐसे बोल देते हैं कि भाई सेफ रहो, घर पे रहोगे तो आप सेफ रहेंगे, लेकिन वो एक वर्क प्लेस था। तो उस चीज़ों को हम कैसे देखते हैं कि सुरक्षा की बात करें हम? मुझे लगता है कि अगर हम अपनी बहनों को, बेटियों को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई सरकार की नीतियाँ या पुलिस या कमांडो हर जगह मौजूद रहेंगे आपकी बिल्कुल। सुरक्षा करने के। हमारी लड़कियों को खुद इतना मजबूत होना पड़ेगा, वो चाहे आप ट्रेनिंग लो, हर लड़कियाँ मस्कुलर तो नहीं हो सकती कि बॉक्सर तो हाँ, नहीं हो सकती कि पंच बिल्कुल। मार के, आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और इस तरीके से आप मेरे ख्याल से आपको घर से, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि जो मान ले दो भाई बहन हैं, हम लड़के से कभी इतनी तहकीकात नहीं करते, वो हाँ, रात के 11-11 12-12 बजे तक कहाँ बैठा था, कैसी संगत में बैठा था, क्या कर रहे थे।
हम लड़की को तो छुपा लेते हैं, भाई बैरियर लगा दिए कि इतने बजने के बाद आप घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बेटे को क्यों नहीं बताते आप? अगर आप अपने बेटों को ये शिक्षा दें कि भाई अगर आप अपनी बहन को चाहते हो कि मेरी बहन को कोई छेड़े ना, सुरक्षित रहे, कोई गंदी नज़र से देखे ना, तो आप भी किसी दूसरे की बहन को मत देखो। आपकी जिम्मेदारी है आप भी उनको सुरक्षित करें, उनको बचाए, तमाशा ना देखें। तो यही तो बच्चे होते हैं जो 12-12 बजे तक बाहर रहते हैं और यही हरकतें करते हैं बाहर जाके, माँ बाप लेकिन एक नहीं जान पाते मेन इस आता चीज़ है को। बात की लड़कियां अपने लिए स्टैंड भी ले लें, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत स्ट्रांग भी हैं, अपने लिए स्टैंड भी ले लें, लेकिन फिर ये होता है कि ऐसी बात अगर समाज में आती है तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, तो कहीं ना कहीं वो रीजन है कि लड़कियां वीक रह जाती हैं, बिल्कुल वरना अपने लिए स्टेप बिल्कुल। तो ले ही सकती है। और ये गलत बात है। ये फैमिली को उनको आश्वासन देना पड़ेगा लड़कियों को, और उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अगर कोई आपके साथ हरकत करता है उसका जवाब उसी वक्त दे के आ, हम बाद में तुम्हारे हम साथ आपके हैं, साथ हम हैं। आपके साथ हैं। तो अगर ये विश्वास लड़की को हो जाता है तो वो मैटर वहीं पे क्लोज हो जाता है। अगर जैसे रिसेंटली ये केस हुआ था, सबूत मांगते हैं बाद में लोग, सबूत लड़कियां नहीं पेश कर सकती, राह चलते कितने लोग गंदी नज़र डालेंगे, बस में आप सफ़र कर रही हैं वहाँ पे आपके साथ हरकतें होती हैं, तो किस किस चीज़ का सबूत देंगे? तो बेटियों को इतना मजबूत क्यों नहीं बना दो कि वहीं पे जो है पलट के एक जवाब दे। और मुझे लगता है कि लड़कियों को हिम्मत करने की ज़रूरत है। अगर हर लड़का गलत नहीं होता है, हाँ बिल्कुल, मैं लड़कों को गलत नहीं कहूँगी, आप एक बार आवाज़ उठाओ, आपको 10 लड़के जो है आपके सपोर्ट में मिल जाएंगे खड़े 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 होने के लिए। आप उस इतनी हिम्मत करो कि गलत का जवाब उसी वक्त दो। सोसाइटी को एक सिंगल लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारी सोसाइटी बहुत सुंदर है और बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि लड़का और लड़की दोनों को बराबर के मौके दें और उनको सपोर्ट करें। लड़की अगर पढ़ना चाहती है, खेलना चाहती है, उसको पूरा सपोर्ट करें। लड़का है बहुत मेहनत करते हैं, जिम्मेदारी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको भी सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, डिमोरलाइज मत करें। फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं बच्चे, लेकिन हमेशा उनको एक अच्छा माहौल बना के दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको परिवार की होती है जब भी वो कष्ट में होते हैं या किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, तो परिवार को हमेशा उनको एहसास दिलाना चाहिए कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है बच्चे और हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे और जो डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, नशा करने लग जाते हैं, इन चीज़ों से भी काफ़ी बचाव में रहेंगे। बहुत अच्छा हमारा एक वार्तालाप का ये सेशन रहा। थैंक यू सो वेलकम, मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।